अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल ने आवाम को बदहाल और परेशान कर रखा है। लोगों की जानें चली गईं, घर, गाड़ियां, फसलें और माल मवेशी सब बह गया, मगर हुक्मरान बिल्कुल पुरसुकून नजर आते हैं। अब तो बाकायदा तौर पर निज़ाम के तसलसल की बात शुरू हो गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया जाने वाला मसनूई निज़ाम अब सिस्किया ले रहा है। एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियां ले रहा है। आप देखेंगे कि यह निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो जिसने वोट की लूट पर एक हुयूले को खड़ा किया है, यह अब गिरने को है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल को एक्सटेंशन नहीं देंगे तो किसको देंगे। गुज़िश्ता रोज निज़ाम के तसलसल के हवाले से राना साहब क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई चले, वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। आपको ही शक शुबा था हमें निज़ाम के तसलसल का फैसला हो गया है। 5 साल या 10 साल राना साहब ने कहा वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब असद कैसर साहब ने मरी प्लान के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कभी मरी प्लान, कभी लंदन प्लान। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा वो तो खुद इलेक्शन हार के आए हैं। जो अपने आप को बड़े कहते हैं, हम तो उसको बड़े नहीं कहते कि उन्होंने फैसला किया हमारी कि सिस्टम चलेगा। भाई कौन सा सिस्टम चलेगा? कभी लंदन में फैसला करते हैं, कभी मरी में फैसला करते हैं। तुम जो 3-4 साल पहले या 5 साल पहले तू जो कैंपेन चला रहा था कि वोट को इज्जत दो, तो पूरी कौम जानना चाहती है कि क्या इस वक्त की कौम को इज्जत है। चीन में वजीर आजम के करप्शन के हवाले से बयान पर साबिक लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब क्या कह रहे थे, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि वजीर आजम साहब ने कल चीन में तकरीर और पूरी दुनिया को ये बताया कि जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं हुई है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक उन्होंने वीट स्कैंडल पर पार्लियामेंट में सबमिट की, वजीर आजम को सबमिट की, और उसमें यह बताया गया कि 300 बिलियन रुपए के करप्शन हुई है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 600 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर कर लिए गए। सियासतदानों की तरह हाजिर सर्विस जजेस में भी हम आहंगी का फुकदान पाया जाता है। 2 दिन कबल जजेस को ये रूल्स भिजवाए गए थे, जिन पर 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को खतूत लिखे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फुल कोर्ट इजलास में बुनियादी हुकूक, मातहत अदलिया की निगरानी, मुकदमात की तकसीम और अदालती आज़ादी से मुतालिक संगीन नुकात शामिल करने का मुतालबा किया। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने नए रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से सीनियर जजेस की बेदखली, बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए जजेस को दरकार NOC की शर्त और अदलिया की आज़ादी को मुतासर करने वाले इक़दामात को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शरीक थे। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली उमैर नियाज़ी साहब आपसे थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अकील मलिक साहब आपसे, जिस तरह, और मैं शुरू करना चाहूँगी बल्कि उसी लंदन प्लान का भी आज जिक्र हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसके बाद एक मरी प्लान, और जो मरी में बड़ी बैठक हुई है, ये जो निज़ाम के तसलसल की बात की जा रही है, राना साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इसकी तस्दीक भी कर दी है, आप तक कन्वे हो गई ये बात और किस तसलसल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपका। देखें, राना साहब ने स्टेटमेंट दी, आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाटएवर एक्चुअली टुक प्लेस इन दैट मीटिंग, या क्या वहाँ पे डिस्कस हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली पार्टी के मैटर्स थे, ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बात हुई होगी। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले में जो आप बात कर रही हैं, लंदन प्लान, मरी प्लान, मतलब एक तो ओरिजिनल लंदन प्लान 2014 का भी उसका भी जिक्र करना चाहिए, जो एक लंदन प्लान वहाँ पे बनाया गया, और फिर धरनों का जो एक तमाम तर वाक़या या मामला था वो भी देखने को मिला। आई थिंक इस तमाम तर मामले पे क्योंकि इस हुकूमत की जो टर्म है, ये इस पार्लियामेंट की जो टर्म है, वो 5 साल की टर्म है, और तसलसल जो है वो 5 साल का ही है। ज़ाहिरी बात है कि हम इत्तेहादियों के साथ हैं इस हुकूमत में, और इत्तेहादियों के साथ हर
دीमे दामे सुखने जिस तरह भी कह लें हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं और उनकी सपोर्ट के साथ ही हम हुकूमत उन्हीं की सपोर्ट के साथ हम हुकूमत में हैं। अलीना साहिबा, ये तो क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं 5 साल पूरे करेंगे, उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और कोई जो है क़यामत नहीं टूटने वाली किसी भी हवाले से। हुक्मरान आपकी हुकूमती जो एक निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो अदालती सिस्टम हो, सब खतूत लिख के जो है और रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सेटअप है वो पैरालाइज्ड है। ऐसे निज़ाम को आप तसलसल देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई पैरालाइज नहीं है। आप किस तरह कह रही हैं कि पैरालाइज इसलिए कि जो इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात में बेल हो गई, क्या ये निज़ाम वाकई पैरालाइज है? उनके नेफ्यू को अगर अरेस्ट किया था ऑन एनी सस्पिशन और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन, आज उसकी बेल हो गई, क्या वो निज़ाम वाकई पैरालाइज है? ये देखें ना, रिलीफ तो मिल रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी से कोई इलीगली अनलॉफुली जो है किसी आर्बिट्री तरीके से रिलीफ जो है अदालतों के ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है। अदालतों पे हम तो असरअंदाज नहीं हो रहे ना, अदालतें अपना काम करें, अदालतें अपना काम कर रही हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। हम अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहे हैं। मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी अभी उनके कमेंट्स लेती हूँ और फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो, जस्टिस एजाज इसाक साहब हो, खतूत लिखे वो अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है। बट खोकर साहब, आज भी लाइक आई मेंशन्ड, आप तमाम जो दीगर जो कायदीन थे, आपने जब गुफ्तगू कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये निज़ाम एक मसनूई निज़ाम पर बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, जो सिस्कियाँ ले रहा है, जो नहीं डिलीवर कर पा रहा, मुल्क को आइन और कानून के करीब लेकर आना जो है वो उसको उस पर अशद जो है ज़रूरी है और उस पर इंसिस्टेंस दिखाई दी जा रही है। बट ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये निज़ाम डिलीवर भी कर रहा है, रिलीफ भी मिल रहा है। क्या रिलीफ मिल रहा है अब तक आप लोगों को खोकर साहब? जी शुक्रिया जी। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि आपने मेरे से पूछा कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस हकीकत से तो हम वाकिफ ही हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो सब चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, एक पेज की तारीफें की जाती हैं, और फिर अचानक ही पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वन पेज नहीं रहता, और जो जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत होकर हुकूमत में आती हैं फिर उन्हें घर जाना पड़ता है। तो दिस इज हैपन टू मेनी टाइम्स इन पाकिस्तान, और अगर मेरे भाई और उनकी हुकूमत इस चीज पे तकिया किए हुए बैठी है तो वन कैन ओनली सिंपैथाइज विद देम। होना तो ये चाहिए कि 78 साल गुजर चुके, ये दायरों का सफर खत्म हो, पाकिस्तान के लोगों की इस निज़ाम के अंदर क्या हैसियत है, उनके वोट की क्या वक़्त है, ये चीज़ें तय होनी चाहिए कि अगर उनके वोट की कोई सैंक्टिटी नहीं, आपका आईन जहां से शुरू होता है उसके पहली 2-3 लाइनों के अंदर ही जो लोगों की विल है, जो लोगों की मंशा है, उसकी सैंक्टिटी को लिखा गया है, और वो अगर इसी तरह वायलेट होती रहनी है तो चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, उन जमातों का मकसद हुकूमतों में इस तरीके से बैकडोर डीलिंग करके आने का कोई रह नहीं जाता। एक बेवकूफ़ सा निज़ाम हो जाता है जिसमें अवाम की कोई हैसियत नहीं। तो अगर तो हम बतौर पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये निज़ाम इसी तरह पाकिस्तान में चलता रहे तो फिर चलाते रहिए। अगर इस निज़ाम के जरिए कभी कोई पहले फायदा निकला है तो आप बता दीजिए। मैं तो यही समझता हूँ, और तारीख इस बात को साबित करती है कि हर दफा जब भी ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसके नतीजे में बहरान पैदा हुआ है, और उस बहरान की जो असल कीमत है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं, वो अशराफिया अदा नहीं करती। राइट। मैं नियाजी साहब, अभी गुफ्तगू और हमने डिस्कशन का आगाज इसी बात से किया कि जो निज़ाम को तसलसल देने की अब बात हुक्मरान के बता रहे हैं हमें, इस निज़ाम में और इसके तसलसल के साथ आप की जमात अपने लिए कैसे स्पेस क्रिएट कर पाएगी? और आप तो एक तरफ कह रहे हैं आपकी जमात कि ये निज़ाम जो है वो मसनूई है, सिस्कियाँ ले रहा है। देखें, पीटीआई को इनकी कंटिन्यूटी की ख्वाहिश से परेशान नहीं होना चाहिए। खुद देखें कि लंदन प्लान से हट के अगर अब मरी में जाके दोबारा से इंडोर्समेंट लेनी पड़े तो ख़ुद समझ जाना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट था वो वर्क नहीं कर रहा। फिर आप देखें कि इन्होंने जो डेट रेस किया है इस टाइम पीरियड में, क्या उसने लोगों की बेहतरी की है? IMF की रिपोर्ट क्या कह रही है कि सतह गुर्बत से 1.5 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी नीचे चले गए हैं।
تو یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ پھر جو ایکسٹریم پاورٹی کے فگر ہیں وہ 4.5% سے بڑھ کے 16% پہ چلے گئے ہیں. پھر اوور آل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر گئی ہے. تو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو عمران خان دور میں جی ڈی پی کا حصہ 16% تھی وہ کانٹریکٹ کر کے 11-12% پہ آ گئی ہے. تو خود دیکھیں فگرز، معاملات، چیزیں نہیں چل رہے. میکرو لیول پہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی فسکل ٹائٹننگ کر کے بہتری دکھا رہا ہے تو ریئل سینس میں بہتری نہیں ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی تو استعمال ہی نہیں کرنے دیا. 60% پی ایس ڈی پی تو آپ نے دوبارہ واپس کیا. پھر خالی جو ڈیٹ آپ کے ڈون کی 3 دن پہلے کی خبر ہے، جو ڈیٹ آپ نے ریٹائر کیا ہے وہ $2.5 بلین، 2500 بلین روپے کا ہے. جب 2500 بلین روپے آپ ڈیٹ خالی ریٹائر کر رہے ہیں تو آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جس میں حکومت بری طرح سے گھری ہوئی ہے. یہ سیلاب کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کہیں کہ جی یہ عمران خان قوم بھول جائے گی، نہ قوم نے عمران خان کو بھولنا ہے، نہ پی ٹی آئی ان کی جو تکلیفیں دی ہوئی ہیں ان سے پریشان. نیازی صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب یہی کہہ رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہی نظام آپ کو ریلیف بھی دے رہا ہے. آج علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جن کو انہی بنیادوں پہ اریسٹ اور پھر ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، آج ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. سو یہ نظام آپ لوگ کو بھی کہیں نہ کہیں ریلیف مل رہا ہے اس نظام کے تحت. دیکھیں اگر یہ نظام ریلیف دے رہا ہوتا تو اس نظام کو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد 96/23 کیس میں کوئٹ ہوئی تھی، انہیں ڈسچارج کیا تھا، تو آج ATC-1 کو شاریز کو ڈسچارج کرنا چاہیے تھا. نظام نے وہ ریلیف نہیں دیا. نظام نے شاریز کو پٹڑی پہ چڑھایا ہے کہ بیل دے دی ہے، اب تم پورے ٹرائل کی رگر سے گزرو گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 9 تاریخ کو چترال میں تھا، وہ یہاں تھا ہی نہیں. اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان میسج لے کے آتی ہیں عمران خان کا باہر. تو یہ تو کوئی ریلیف نہیں ہے. بیل تو آلریڈی ہونی تھی. جب آپ نے تھوک کے حساب سے جو ہے نا اس میں 250-300 بندوں کی آلریڈی بیل ہوئی ہے. رول آف کنسسٹنسی کیا کہتا ہے؟ وہ تو ضمانت ہونی تھی. یہ ریلیف تب ہوتا کہ اس کو ڈسچارج کرتے. مگر میں نہیں سمجھتا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ دم خم باقی ہے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. میں یہی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی طرف بات لے کے جانا چاہ رہی ہوں. ابھی کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے تھے بیرسٹر صاحب کہ ہائیبرڈ نظام کے تحت، اور آج اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات ریز کی کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ہائیبرڈ نظام کے تحت چلانا ہے ملک کو یا آئین و قانون کے تحت چلانا ہے. اور ہائیبرڈ نظام کے تحت چلائیں گے تو کھوکھر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بحران ہی کا سامنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ مسلسل خط لکھ کے ان کو کنسرنز کا اظہار کرنا پڑا ہے. ایلیگیلٹیز جو ہے although they were very looking forward to the full court meeting جو آج ہونی تھی، پر اس میں بھی نظر آتا ہے جو 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا ان کا بھی سٹانس تبدیل ہو چکا ہے. ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ بادشاہ کی طرح جو ہے وہ نہ سکتے، آپ خود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں. کیسے یہ اس آرڈر کو ٹھیک کیا جائے گا؟ یہ تو بہت زیادہ مطلب نہ صرف اپوزیشن بلکہ انسٹیٹیوشنز میں بھی اس قسم کی دراریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، اسپیکنگ آف انسٹیٹیوشنز، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ کچھ ہی قدم کی مسافت پہ چیف جسٹس صاحب کا دفتر بھی ہے، یہ تمام آنریبل ججز جو ہیں ایک گروپ کی شکل میں اگر 1.5 دن پہلے ان کو ملا اور یہ انہوں نے کہا کہ صدا کی کہ اس کو امینڈ کیا جائے، تو ہم شور کہ یہ 5 کے 6 لوگ جو بھی ذکر کر رہی ہیں یہ اٹھ کے چلے جاتے، چیف جسٹس کے پاس جاتے، کہتے کہ جی یہ آپ نے میٹنگ بلائی ہے، آپ 2 دن آگے کر دیں میٹنگ، یا میٹنگ میں یہ ایجنڈا بھی ضرور شامل کریں. یہ خط و کتابت، اور 2 ججز نے، 2 معزز جج صاحبان نے خط و کتابت لکھی. میں بصیت وزیر ہونے کے ناطے مجھے وزیر اعظم کے دفتر سے، وزیر اعظم سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ایکس پاکستان لیو، کسی بھی جگہ ملک سے باہر جاؤں تو وہ ان کا جو چیف جسٹس ہے وہ اس ادارے کا سربراہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سربراہ جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے. اسی طرح لاہور کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو چیف جسٹس پاکستان، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنی جو ان کی رول میکنگ ہے یا ان کے اپنی پروسیجرز ہیں وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. خط کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ خط لکھا جانا چاہیے. اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ 4-5 لوگ جتنے بھی تھے، 6 لوگ، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے چیف جسٹس کے پاس جاتے اور چیف جسٹس سے بات کرتے، چیف جسٹس کو کہتے کہ یہ اس میں ہمارے یہ تحفظات ہیں، ہمیں پریزنٹیشن دینی چاہیے. اور پریزنٹیشن بھی یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا پریزنٹیشن دینی چاہیے تھی جو خط میں بات آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ میں اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اپنی کوئی میننگ فل انپٹ نہیں دے سکوں گا اس میں. تو جہاں تک نظام کی آپ نے بات کی، اسد کیسر صاحب نے جو آج بات کی ہے اپنے پریسر کے تھرو، اسد کیسر صاحب خود
स्पीकर रहे हैं उस दौर में, उस निज़ाम में जिसमें खुद वन पेज का जिक्र करते वकील थे। साहब, व्हाट डज ऑल दिस टेल अस? ये आप जिस वही बात घूम फिर के उस बात की तरफ आती है कि आप जिस निज़ाम को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, तसलसल उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाह रहे हैं, उसमें ये आवाजें उठ रही हैं और मुसलसल तसलसल के साथ उठ रही हैं, तो इसको तो एड्रेस नहीं देखिए, किया इन जा रहा। आवाज़ों को और एड्रेस ये होना 26वीं चाहिए। आईनी तरमीम के बाद से जो है वो ज्यादा नहीं, उससे पहले भी ये खतो किताबत चलती रही है। ये आपको 6 जजेस का जो खत था वो उससे पहले था, वो तमाम तर और वो कंसर्न्स एड्रेस होने थे, जबकि उसके बाद मैं ये समझता हूँ, देखें वो अदालतों तक गए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, तमाम तर मामले को लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक वो जज साहिबान गए, उन्होंने पिटिशंस फाइल की। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर इशू पे बिल्कुल इन जज साहिबान की अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या जो है जुल्म कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट सिटिंग चीफ जस्टिस ने? उन्होंने बेंचेस ही तो बनाए हैं, उन्होंने स्पेशलाइज कंपनी बेंच बनाया है, उन्होंने एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड केसेस हैं वो उनका बेंच बनाया है, जो दीगर क्रिमिनल केसेस का बेंच है, सिविल केसेस के मुख्तलिफ बेंचेस बनाए हैं। और ये जुलाई का ऑर्डर है वो जिसमें अपना नोटिफिकेशन को उन्होंने बताया और उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मैंने स्पेशलाइज बेंचेस कर दिए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक जज कहे जी मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि इन केसेस में मैंने बैठना है या इस डिवीजन बेंच में बैठना है, मुझे बिठाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद देखते हैं। और आप समझते हैं कि जजेस को लेटर नहीं बल्कि उनसे जाके मुलाकात कर लेनी चाहिए। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।